नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन आप सभी को यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारे एसएससी सीएचएसएल रिवीजन की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में, जिसे हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के साथ। तो देखिए, आपको पता है जो भी वेटेज एग्जाम में रहता है तो फटाफट से अपने हर सब्जेक्ट को हम कंप्लीट सिलेबस को अपने सामने से निकालते हुए अपनी इस सीरीज़ को एक एक करके पार्ट में ख़त्म करेंगे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाई मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अगर कभी भी पॉलिटी पढ़नी होती है या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का था या है, उससे पहले चीज़ें कैसी रहा करती थी, कौन कौन सी चीज़ें फॉर्मेशंस में आई और कौन सा वो पॉइंट्स हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आज के हमारे लिखे गए संविधान में, जो कि हमारे देश में फॉलो किया जाता है, उसमें उसे यूज़ किया जाता है। तो एक जो इतिहास रहा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, उन सभी पॉइंट्स को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले पार्ट में जो भी चीज़ें मिलें, जो भी पॉइंट्स मिलें, उनसे आप रिलेट कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आता है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरकार ये संविधान है क्या? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स, उन पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिफाइन करता है, प्रोवाइड कराता है कि भाई उस पॉलिटिकल सिस्टम्स की पावर कैसी रहेंगी, मेन ऑर्गन्स किस तरीके से काम करेंगे, स्टेट एंड डेमोक्रेट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जुरिस्डिक्शंस किस तरीके से इस देश में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, या फिर वो सारी चीज़ें क्या हैं। तो इसी को हम नाम दे देते हैं संविधान का। अब देखिए, एक एक करके हम उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखेंगे जो कि हमारे संविधान के सामने आने से पहले हुए थे। पहला पॉइंट है, यहाँ पर हम बात करते हैं, इट वाज इन 1934 जब ये आइडिया आया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए बनाई जाएगी, और ये किसके द्वारा सामने लाया गया? एम एन रॉय के द्वारा। सवाल आपका यहीं से बन जाता है कि कब और किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये अपना आइडिया सामने रखा था। अब 1935 की तरफ बढ़ते हैं। जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो डिमांड करता है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करने की, यानी कि हमारे संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड यहाँ पर किया जाता है आईएनसी के द्वारा। उसके द्वारा 1938 की तरफ बढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये डिक्लेयर करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ऑफ फ्री इंडिया, उसे फ्रेम किया जाएगा विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि बाहरी हस्तक्षेप को दूर रखते हुए हम अपने भारत में एक संविधान को लागू करेंगे, जिसके लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करेंगे। किसके बेस पर? एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर। उसके बाद पर ये जो डिमांड है, इसे एक्सेप्ट कराया गया, किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कब? 1940 में। तो इसी तरीके से अब एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें होती हुई वहाँ पर नज़र आती हैं। अब देखिए, बढ़ते हैं 1942 की तरफ। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये मेंबर थे कैबिनेट जो कि भारत आई, जिन्होंने ये ड्राफ्ट प्रपोज करा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हेल्प करेगी फ्रेम करने में इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू अडॉप्ट करने की बात करी गई। क्रिप्स जो थे ये प्रपोज करते हैं, इनका जो प्रपोजल था, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जो कि चाहते थे कि इंडिया को डिवाइड कराया जाए दो ऑटोनोमस स्टेट्स में विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। तो आपको पता है मुस्लिम लीग की यहाँ पर थोड़ी सी हस्तक्षेप रहा, और ये बोलते हैं कि मिस्टर क्रिप्स, आपकी ये जो बात है ये हम नहीं मानेंगे, हमें दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेंगी, जहाँ पर ये डिमांड करते हैं कि हमें दो ऑटोनोमस अलग अलग दिए जाएं। फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है नवंबर 1946 को अंडर दी स्कीम, जिसे फॉर्मुलेट कराया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। एक एक करके अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे, और अब हम देखेंगे कि जो लैंडमार्क्स रहे इस संविधान को बनाने में, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में जो भी लैंडमार्क्स रहे शुरू से, वो कौन कौन से रहे। तो इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके याद रखेंगे और इन्हें ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। छोटा सा पार्ट इस पूरी चीज़ का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप बस पकड़ लीजिए। इसके अंदर एक प्रोविज़न लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा
एट फोर्ट विलियम कलकत्ता में, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस को भी हम रखेंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि जो पहला प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट बनाने का, वो कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया, तो आपका सवाल का जवाब यहाँ से बन जाएगा। अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट का दूसरा पॉइंट है कि ये प्रोहिबिट करता है सर्वेंट्स को ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम देयर नेटिव्स। यानी कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो सर्वेंट थे कंपनी के, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, वो किसी भी प्राइवेट जो ट्रेड होगी उसमें इंगेज नहीं रहेंगे, कोई प्रेजेंट वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई वहाँ पर ब्राइब्स नहीं ली जाएंगी अपने नेटिव्स से। उसके बाद दूसरा हम आगे बढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की तरफ। इसके अंदर एक प्रोविजन लाया गया कि यहाँ पर सेपरेशन होगा कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। इन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, वाइल जो कोर्ट होगा ऑफ डायरेक्टर्स वो अलाउ कराया जाएगा टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। तो ये दोनों चीज़ों का यहाँ पर इन्होंने बाइफिकेशन कर दिया। दी कंपनीज टेरिटरीज जो भारत में होंगी वो पहली टाइम उन्हें बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए जो कंपनीज की टेरिटरीज थी भारत के अंदर, उन्हें पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कौन से एक्ट में कहा गया, तो आपको याद रखना है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद चार्टर एक्ट 1790 तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल कर आता है वो आता है सैलरीज जो मेंबर्स की रखी जाएंगी बोर्ड की, वो आपके इंडियन एक्सचेंजर के थ्रू ड्रॉन करी जा सकती हैं, यानी कि निकाली जा सकती हैं। उसके बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे। तो देखिए जो कंपनी की मोनोपोली थी, यानी कि एक अपना एक दबदबा रखना ट्रेड के ऊपर, उसे अबॉलिश कर दिया गया भारत के अंदर। लेकिन जो उसकी मोनोपोली थी कि भाई चाइना से किस तरीके का ट्रेड रहेगा, उस टी के लिए उसे रखा गया कि भाई चलो इसमें आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी ब्रिटिश टेरिटरीज की भारत के अंदर, उसे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करा गया पहली बार हमारे भारत में। ये जो एक्ट था इसको पूछा गया कंपनी से कि भाई आप इसमें 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करेंगे एवरी ईयर ताकि आप भारत में एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें। तो सवाल आपका यही बन जाता है कि पहली बार या तो आपसे अमाउंट बोल दिया जाए कि 1 लाख रुपीज़, कब, कौन से चार्टर एक्ट में इसके बारे में लिखा गया कि आप भारत में एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से बढ़ावा देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद देखिए क्रिश्चियन मोनेशरीज बनाई गई कि आप भारत में आकर अपना स्प्रेड कर सकते हैं, अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इनको भी आपको रखना है कि कौन से चार्टर एक्ट में इसके बारे में बोला गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1833 पर। तो देखिए जो कंपनी की मोनोपोली थी, जहां पर पिछले चार्टर में ये कहा गया कि आप चाय के थ्रू, चाय वाली चीज़ों पर चाइना के साथ अपना मोनोपोली रख सकते हैं, वो भी मोनोपोली यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप अपने सभी कमर्शियल बिजनेस यहाँ पर बंद कर दें। जो कंपनी है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है और वहाँ पर नियुक्त होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है ये इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये पूछता है गवर्नमेंट से कि वो अबॉलिश करें स्लेवरी भारत के अंदर। आपको पता है जो स्लेवरी थी वो कितने चरम पर तरी, तो यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में इसको भी खत्म करने की बात करी जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1853 पर। तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस होते थे किसी भी गवर्निंग जनरल की काउंसिल्स के, उनके बीच में अलगाव यानी कि सेपरेशन करने की बात करी जाती है। इसके साथ साथ ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू दी काउंसिल बोला जाता है और इसी को हम नाम देते हैं एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम, उन सिलेक्शंस जो भी सिलेक्शंस किए जाएंगे, जो भी रिक्रूटमेंट होंगे, सिविल सर्विस सर्वेंट्स जो भी होंगे, उनके लिए एक ओपन कंपटीशन जो सिस्टम लाया गया वो आपका चार्टर एक्ट 1853 में लाया गया। पहली बार जो लोकल रिप्रेजेंटेशंस थी भारत के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, वो इसी चार्टर एक्ट के थ्रू अलाउ करी गई। उसके बाद देखिए आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखिए आपको पता है 1857 में क्या हुआ था, उसके बाद जो भी इश्यू आए उन्हीं सभी इश्यूज को दिमाग में रखते हुए आपके सामने लेकर आया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। देखिए ये जो एक्ट है ये लेकर आता है कंपनी के रूल को खत्म करने के लिए अपने अंदर एक रूल और ट्रांसफर करता है पावर को ब्रिटिश क्राउन पर। इसने सारा वो डेजिग्नेशन जो गवर्नर जनरल को भारत में दिया गया था उसको चेंज कर दिया और यहाँ पर निकल कर आता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट। यही
एंड ये जो अपॉइंटमेंट थी इसकी, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया में जो भी रहेंगे उनके थ्रू कराने की यहाँ पर बात करी गई 1858 में। इसी एक्ट में बहुत सारे बदलाव हुए थे। यहाँ पर आपका ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया बाई पिट्स एक्ट, जो भी था उसे अबॉलिश किया गया इसके द्वारा। ये जो एक्ट था वो प्रॉफिट करने लगा अपनी हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई यहाँ पर एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होगा जहाँ से आप सारी फंक्शनिंग करेंगे। एक न्यू ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भारत में, जिसे उस इसके अंदर वो सारी जो कंप्लीट अथॉरिटी थी जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अपना कंट्रोल रखेगा, वो सभी इसको दी गई। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो एक मेंबर था जो कि ब्रिटिश कैबिनेट, जो कि अभी मैंने पहले बात करी थी, और इसी को वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली दी कि ये किसे जाकर जवाबदेही देगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं आगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की तरफ। तो जो गवर्नर जनरल थे उनको एम्पावर्ड किया गया कि वो इश्यू ऑर्डिनेंस के थ्रू अपने कोई भी इमरजेंसी के केस में ला सकते हैं। यानी कि आपको पता होगा ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उनको वो पावर दी गई कि आप उसी कंडीशन में कोई भी ऑर्डिनेंस यानी कि एक अध्यादेश ला सकते हैं। पार्टिसिपेशन कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का भी वायसरॉय की जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी उसके अंदर उसको परमिशन दी गई। उसके बाद हम आते हैं 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे, म्यूनसिपालिटीज़ थी, ज़मींदार थे, एंड जो भी चेंबर ऑफ कॉमर्स थे उन्हें एम्पावर किया गया कि आप रिकमेंड करें मेंबर्स को कि जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाएंगे जिन्हें नॉमिनेट करा जाएगा गवर्नर्स के द्वारा। जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव्स के, उन्हें इंटाइटल किया गया कि वो अब उन सभी डिबेट में पार्ट ले पाएंगे जो भी एनुअल स्टेटमेंट यानी कि जो भी खर्चा या रेवेन्यू से रिलेटेड बात होंगी, जिसे हम बजट का नाम देते हैं, यहाँ पर आकर वो अपनी सारे क्वेश्चंस और सारी सर्टेन लिमिटेशंस से भरी हुई बातों को रख पाएँ। उसके बाद आते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम नाम देते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो देखिए यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपने PYQ सॉल्व किए हैं आपने देखे होंगे। हम बात करें मॉर्ले, ये उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो की अगर मैं बात करूँ ये उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ये पहला टाइम था जहाँ पर अटेम्प्ट किया गया टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यानी कि पहली बार एक ऐसी चीज़ निकल कर आई कि जो चीज़ पॉपुलर होगी उनका रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर अपनी गवर्नेंस जो भी देश के लिए होगी उसमें लेकर आएंगे। जो प्रिंसिपल है इलेक्शन का, इसको इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कुछ कुछ केसेस में एक प्रोविजन लाया गया कि भाई ये एसोसिएशन होगी इंडियंस की, और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉयज की होगी और गवर्नर्स की होगी। यहाँ पर निकल कर आते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें पहली बार भारत में इंडियन मतलब पहले भारतीय थे जिन्होंने ज्वाइन किया वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और उसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया लॉ मेंबर। अब देखिए यहीं से आपका निकल कर आता है जो मुस्लिम्स की बात करते हैं, इन्हें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और जो लॉर्ड मिंटो थे ये माने जाते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि इसी के टाइम पर मुस्लिम्स को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम बोलते हैं मॉन्टेग चैम्सफोल्ड रिफॉर्म्स। तो देखिए मॉन्टेग क्या था, ये उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, एंड चैम्सफोल्ड करते उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इनका जो आइडिया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसी टाइम पर एम्फेसाइज किया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स थे उन्हें डिवाइड किया गया इनटू 2 ग्रुप्स, एक पहला आपका सेंट्रल और दूसरा आपका प्रोविंशियल। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उन्हें फर्दर डिवाइड करा गया 2 पार्ट में, और जिनका नाम दिया गया ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उन्हें एडमिनिस्ट्रेट कराया गया गवर्नर से विद द एड ऑफ जो भी उनके पास मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, जबकि जो गवर्नर था उसको कोई इससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, और यहाँ पर बात करी गई रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की। सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस दी गई सिख्स को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। एक हाई कमिश्नर भारत के लिए अपॉइंट किया गया जिसकी ड्यूटी थी कि वो सारे इंडियन ट्रेड में जो भी यूरोप से होते हैं उस पर अपनी देखरेख रहेगा। पहली बार भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव को बाई कैमरल बनाया गया, यानी कि 2 हाउसेस बनाए गए, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पर हुए देश में, जिन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया, और इसी के थ्रू ग्रांट करी गई वो फ्रेंचाइज कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को कि भाई कुछ प्रॉपर्टी टैक्स या एजुकेशन के आधार पर आप अपने लोगों को यहाँ पर भेजकर यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसने ऑल्सो
ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करी जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाती है पीसीएस यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसे एस्टेब्लिश किया गया 1926 में। इसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट। यहाँ पर आप ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूसिव ऑफ गवर्नमेंट प्रोविंसेस चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एंड स्टेट्स की एस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई। काउंसिल्स ऑफ स्टेट में 260 टोटल मेंबर थे, जिसमें 156 ब्रिटिश इंडिया से थे जबकि 104 इंडियन स्टेट से थे। इन्हें परमानेंट हाउस में एक तिहाई मेंबर ऑफ लोगों को ये बोला गया कि रिटायर होंगे ये एवरी 3 साल में। फेडरल असेंबली जिसके अंदर 5 ईयर का ड्यूरेशन रखा गया, इसके अंदर आपके टोटल 375 मेंबर रखे गए, जिसमें कि 250 ब्रिटिश इंडिया से थे और 125 यहाँ पर इंडियन स्टेट से चुने गए। यहीं पर इसी एक्ट में अबॉलिश किया गया काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो भी एक्ट आपका पहले आया था जो कि 1858 में आपका काम कर रहा था। ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फेडरल कोर्ट और फेडरल बैंक को, यानी कि यही जो आपका 1935 वाला एक्ट है। इसके बाद आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये जो एक्ट है इसे हम दो डोमिनियंस नेमली इंडिया एंड पाकिस्तान को यहाँ पर डिवीजन देखने के लिए मिलता है, और जो पावर है उसको ट्रांसफ़र कराया जाता है भारत के लिए अगस्त 15, 1947 को। अब देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेमिंग किस तरीके से हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो आपने इस सभी चीज़ों के भी बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फटाफट से एक ओवरव्यू मान लेते हैं। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे सेटअप करा गया नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लास, जो कि 1946 में आया था। इसके आधार पर जो मेंबर्स थे इन्हें इलेक्ट किया गया इनडायरेक्टली बाय दी प्रोविंशियल असेंबलीज, जहां पर रेशो देखे गए कि नंबर मिलियन पॉपुलेशन कितनी है। टोटल 389 यहाँ पर मेंबर्स निकल कर आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऑफ विच 296 को इलेक्ट किया गया बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज एंड दी रेस्ट जो थे उन्हें नॉमिनेट कराया गया प्रिंसली स्टेट से। इनकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में, जहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटर्म प्रेसिडेंट बनाया जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, तो इसीलिए इन्हें इंटर्म प्रेसिडेंट बनाया गया। जिसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। इसके बाद जो सर बी.एन. राव थे इन्हें अपॉइंट किया गया एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर असेंबली के लिए। जवाहरलाल नेहरू को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस लाने के लिए असेंबली में आना पड़ा दिसंबर 30, 1946 में, और इसे अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा जनवरी 22, 1947 में। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके अंदर अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई कि वो फ्रेम कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। चेयरमैन ऑफ सम इम्पोर्टेंट कमिटीज़ जो थे वो कैसे कैसे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आपके भीमराव अंबेडकर थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो मेंबर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जो स्टेट नेगोशिएशन की कमेटी थी वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो मेंबर चेयरमैन थे वो सरदार पटेल। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के एम मुंशी, एंड जो प्रोसीजर कमेटी होते थे उसके जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद लास्ट में एक ओवरव्यू यहाँ पर इस वीडियो में आपको देने के लिए चाहूँगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी अमंग ऑल दी कमिटीज़। उसमें आपको सेटअप कराया गया 29 अगस्त 1947 को। टोटल 7 मेंबर थे, जिसके अंदर इंक्लूडिंग चेयरमैन की मैं बात करता हूं। तो इस सभी को आपको याद रखना है। चेयरमैन कौन थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के? भीमराव अंबेडकर। एन गोपाल स्वामी इसके पार्ट थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये इसके पार्ट थे। के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदालुल्लाह, बी एल मिट्टर, जैसे बाद में माधव राव के द्वारा उनकी तबीयत के खराब होने के कारण रिप्लेस कराया गया। उसके बाद डी पी खेतान, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में, और इन्हें रिप्लेस कराया गया था टी टी कृष्णाचारी के द्वारा। तो देखिए, ये आपको याद रखना है। इनके यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये पहला पार्ट था आपके रिवीजन का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। टेलीग्राम पर आप PDF ये सभी चीज़ें जाकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहाँ पर जाकर आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।